मैं हूं आपके साथ आशा झा और यूपी के सबसे हाईटेक शहर तक जा पहुंची है यूपी यात्रा। आखिर कैसे पिछले 4 साल में बदल गया नोएडा, कैसे हाई राइज बिल्डिंग वाले शहर की सूरत बदल गई, ये जानने के लिए शुरू करते हैं नोएडा से आज की ये यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा में आज हम उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तम शहर पहुंच चुके हैं। जी हां, इसकी पहचान है यहां की गगनचुंबी इमारतें, यहां की मल्टीनेशनल कंपनीज और साथ ही साथ यहां की तेज रफ्तार सड़कें, यहां की ग्रीनरी, यहां के लोग जो अलग अलग शहरों से आकर बसे हैं, जो इस शहर को खास बनाते हैं और उनका लाइफ स्टाइल। ये शहर देश के कई बड़े शहरों को मात देता है। चलिए नोएडा के लोगों से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि पिछले 4 सालों में कितना बदला है नोएडा शहर। एक ऐसा शहर जिसे पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया, जहां एक तरफ आसमान को छूती इमारतें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस शहर में हरियाली की भी कमी नहीं। देश भर से लोग यहां आते हैं, यहां रोजगार भी है और शहर का माहौल ऐसा कि हर किसी का दिल यहां बसने के लिए करने लगता है। आखिर नोएडा में ऐसा क्या है और पिछले 4 साल में अचानक से कैसे बदला नोएडा? ये जानने के लिए हम एक सोसाइटी पहुंचे, जहां एक पार्क में कुछ लोग बात कर रहे थे। आप लोग सब यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम लोग यहीं रहते हैं। कब से लगभग आप लोग यहाँ रहते हैं? 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। हाँ। इस सोसाइटी में वैसे तो 12-15 साल हो गए इस सोसाइटी में 15 साल के आसपास। तो आप लोगों को क्या लगता है पिछले 4-5 साल में नोएडा में कुछ चेंज आया है? नोएडा में बहुत चेंज आया है। सोसाइटीज बहुत अच्छी डेवलप हुई हैं और अब तो मेट्रो भी आने वाली है। बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट मेट्रो तो मतलब नोएडा में जब आई मेट्रो, तो उसके बाद जो नॉर्मल जो कम्यूट का जो लेवल हुआ वो बहुत हाई हो गया। अभी हम ग्रेटर नोएडा में तो मेट्रो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर 2070 तक आ जाएगी। और इसके अलावा जो मेट्रो के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज आई वो उसमें काफी चेंज किया है। बाकी सिटीज से, बाकी जगह शहरों में भी आप जाते होंगे, बाकी सिटीज से कैसे अलग है नोएडा? एक तो यहाँ जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो काफ़ी रीजनेबल है। एटलीस्ट हम लोग की आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमारी रेंज में है। एटलीस्ट अगर आप दिल्ली और इस सिटी गुड़गांव वगैरह देखें तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ भी वहाँ पर खरीद पाएंगे। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ बहुत बेटर है। अगर आप देखिए तो पूरी की पूरी वायरलेस सिटी है। कोई भी ऊपर से वायर वगैरह, आपको हाई टेंशन वायर फिर भी नजर आएंगी, बट पूरी वायरलेस सिटी है। टेलीफोन वायर से लेके इलेक्ट्रिसिटी वायर सब अंडरग्राउंड है। महिलाओं के लिए क्यों खास है? आपको क्या अच्छा लगता है नोएडा में? एक तो घर से आप इजीली बाहर निकल सकते हैं। अब सिक्योरिटी वाइज भी ठीक है। अगर बाकी शहरों से कंपेयर किया जाए, गुड़गांव से बेटर है, दिल्ली से बेटर है। और दिल्ली से क्यों बेटर मानती है? दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक। यहाँ के रोड्स अच्छे हैं, इजी टू ड्राइव है, आराम से आप गाड़ी लेके बाहर निकल सकते हो। बाकी शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं जॉब्स के लिए, उस लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मैं कहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी जॉब्स के हैं और गवर्नमेंट का भी फोकस हो रहा है कि जॉब्स बढ़ाई जाए। जैसे भी हम देखते हैं कि अखिलेश यादव मुंबई में जाकर या अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हैं, तो अभी जॉब्स के एवेन्यूज़ पहले से बढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर देखें तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ग्रोथ हुई है, नई जॉब्स बढ़ी हैं। तो नोएडा के लोगों को आपने सुना, नोएडा आईटी हब की तरह भी ग्रो कर रहा है। चलते हैं कुछ आईटी पेशेवर लोगों से बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में नोएडा आईटी हब के तौर पर विकसित हुआ है। यही वजह है कि यहाँ छोटे शहरों से भी काफी युवा आते हैं, जो यहाँ आए बदलाव से काफी खुश हैं। अब नोएडा पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक हो चुका है।
हमें रास्ते में कुछ युवा मिले जो आईटी प्रोफेशन से जुड़े हैं। उन्होंने नोएडा में हुए बदलाव के बारे में बताया। नोएडा में पिछले 4 सालों में आपको क्या लगता है, आईटी प्रोफेशनल्स होने के नाते क्या कुछ चेंजेस आया है? बहुत सारे चेंजेस आए हैं यहाँ पे। कितने सारी न्यू कंपनीज अभी यहाँ पे आई हैं, जैसे आईटी में अगर देखो आप, सबसे ज़्यादा HCL के इतने सारे ऑफिस यहाँ पे ओपन हुए हैं। तो आई थिंक जो न्यू फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नोएडा में। बहुत सी कंपनीज हैं नोएडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से, और आईटी हब की तरह भी ग्रो हो रहा है नोएडा। बिल्कुल सही बात है ये। और मतलब मैक्सिमम कंपनीज आप देखेंगे, पीपल आर मूविंग आउट फ्रॉम गुड़गांव, दिल्ली एंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स नोएडा। सारी कंपनीज नोएडा में शिफ्ट प्रेफर कर रही हैं। बेसिकली लैंड अच्छा है, सारा एरिया काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट ने जो लैंड थी, जो बैरन लैंड थी बिल्कुल, उसको वहाँ इंसेंटिव दिया है आईटी कंपनीज को। वहाँ पे उन्होंने अपने हब डेवलप करा है, पूरा कैंपस डेवलप करे हैं। और आप वो देखोगे तो वो एक्सप्रेसवे से पूरा कनेक्टेड है। आप यहाँ से आप आगरा की तरफ जाएंगे तो आपको पूरा एक्सप्रेसवे मिलेगा, आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखेंगे। वहाँ पे आपको प्लांट्स, वेयर हाउस वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जो कि अब जिसकी वजह से कॉस्ट वगैरह खराब लैंड थी जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, गवर्नमेंट ने वो दिया, इंसेंटिव्स दिया। मैक्सिमम SEZ एरिया आप देखेंगे पूरे दिल्ली NCR में, इट्स इन नोएडा ओनली। यूजफुल है। और मतलब बेसिकली जो खाली लैंड पड़ा हुआ था, सारी वहाँ पे कंपनीज हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही हैं। आईटी सेक्टर से जुड़े लोग इसका क्रेडिट मौजूदा सरकार को देते हैं। उनका कहना है अखिलेश की डायनेमिक सोच से ही नोएडा तेजी से बदला है। गवर्नमेंट का एंड द यंग डायनेमिक चीफ मिनिस्टर का जो फोकस है, उसके कारण मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आईटी कंपनीज धीरे धीरे यहाँ पे सेटअप होने लगे हैं, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम जो है, द एंटरप्रेन्योर्स एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट्स आर एसेंशियली सीइंग दिस कि ये बहुत सपोर्टिव रेजिम है यहाँ पे। नोएडा एक इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ रोजगार भी है और लोगों के रहने के लिए जगह भी। ऐसे में आने वाले वक्त में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन सकती है। जिस तेज रफ्तार से नोएडा बढ़ रहा है, उसी तेजी से यहाँ का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। और ऐसे ही ट्रैफिक बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे, आप शायद सोच भी नहीं सकते। आइए देखते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए नोएडा में कुछ हो रहा है क्या। रोजाना हजारों लोग सुबह अपने दफ्तर जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं दुष्यंत उपाध्याय। पेशे से इंजीनियर हैं। तैयार होकर अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में सवार होकर दफ्तर पहुंचते हैं। इन्हें घर से ऑफिस तक करीब 1.5 घंटा लगता है, यानी करीब आने जाने में 3 घंटे ये ट्रैफिक में बिताते हैं। ये बढ़ते ट्रैफिक से परेशान तो हैं, लेकिन जिस तेजी से सरकार का ध्यान नोएडा से ट्रैफिक कम करने में है, उससे इन्हें थोड़ी राहत मिलती है। तो अभी ऑफिस से घर और घर से ऑफिस में आपको कितना वक्त लगता है और कैसे पहुंचते हैं आप? मोस्टली तो बाइक आ रही जाते हैं, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आने में, 1 से 1.5 घंटा आने में, तो दिन के 2.5 से 3 घंटे तो कहीं नहीं गए, ये सड़क पे ही कटते हैं। दुष्यंत को उम्मीद है मेट्रो के आने से ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा और एक घर के नजदीक स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करके कुछ ही मिनटों में ऑफिस पहुंच जाएंगे। साथ ही उन लोगों के लिए इस मेट्रो से फायदा होगा जो दिल्ली से नोएडा आते हैं। इसके साथ ही प्रदूषण पर भी कुछ लगाम लग पाएगी। तो आपके पीछे नोएडा मेट्रो बन रही है? हाँ, बस ये सुना है, बस जल्दी चालू होने वाला है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से मेरा दिल्ली का मैं 1 से 2 घंटे आराम से सेव कर लूंगा, मेरा जो टाइम ऑफ कम्यूट है। और अगर मैं मेट्रो लूँ तो भी मुझे सेविंग है टाइम की, अदरवाइज नहीं भी लूँ तो जो बाकी सड़क की भीड़ है वो मेट्रो में शिफ्ट हो जाएगी, तो भी मेरा डेली कम्यूट का जो टाइम है वो घट जाएगा, सड़कों पे लोड कम हो जाएगा। नोएडा में मेट्रो फिलहाल सिटी सेंटर तक है, लेकिन जिस तेजी से काम चल रहा है उससे लगता है नोएडा एक्सटेंशन में गौड़ चौराहे चौक के साथ सेक्टर 62 और परी चौक तक मेट्रो अगले साल तक पहुंच जाएगी। यूपी गवर्नमेंट ने अपने 4 साल पूरे कर लिए, उन 4 साल में ये प्रोजेक्ट भी है। आपको लगता है ये प्रोजेक्ट शुरू करना और नोएडा को एक्सटेंड करना एक अच्छा कदम था? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं देख सकता हूँ, इफ आई बीन इनटू गुड़गांव आल्सो एंड आई बीन इनटू नोएडा आल्सो, और दिल्ली में तो मैं रह ही रहा था, बट आई फील नोएडा इज फार बेटर देन गुड़गांव। क्यों, ऐसा क्यों? इट्स जस्ट अ कंपैरिजन, आई फील सो। लाइक आई एम नॉट फ्रॉम दिस साइड, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, मैं बाहर से हूँ, तो फिर अच्छा लगता है कि नोएडा इज अ बेटर प्लेस, इट्स मोर ग्रीन। एंड गुड़गांव में
still I can't see any development over there. It's like just tall buildings over there, skyscrapers, and nothing else than that. नोएडा में क्या देखते हैं आप? नोएडा में डेवलपमेंट है, रोड्स अच्छी हैं एंड एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा ध्यान दिया गया जो कि एक इंसान को चाहिए. अगर मैं किसी लेन में जा रहा हूँ, इफ आई एम वॉकिंग एंड आई एम फीलिंग दैट यस देयर इज अ फ्रेश ब्रीथ ऑफ एयर, तो मुझे अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा. दिल्ली से बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ और इन फ्यूचर में शायद में शिफ्ट भी होगा. अच्छा. नोएडा में मेट्रो को हर कोने तक पहुंचाने के लिए मौजूदा सरकार ने काफी कोशिश की है. बस अब उसका हकीकत में साकार होना बाकी है. आने वाले वक्त में मेट्रो के सुहाने सफर की तस्वीर लेकर हम आगे बढ़े तो देखा सपनों के शहर में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो चौंकाता है. आईटी सिटी में साइबर क्राइम दस्तक दे चुका है, लेकिन उसके इलाज के लिए सरकार ने खोल दिया है यूपी का पहला साइबर क्राइम सेंटर. नोएडा सपनों का शहर है. लोग यहाँ दूर दूर से नौकरी की तलाश में आते हैं अपने ख्वाब, लेकिन तेजी से बढ़ते इस शहर में फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं. कुछ ऐसे ही हुआ बीकेपी सिन्हा के साथ. आपको मिलवाते हैं मिस्टर सिन्हा से. ये बाल कृष्ण प्रसाद सिन्हा हैं. रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काम करने का जज्बा जिंदा है. एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडवाइजर हैं. कुछ महीने पहले रोजाना की तरह ऑफिस से जब घर पहुंचे तो इनके पास एक फोन आया. वो फोन दरअसल इन्हें जाल में फंसाने के लिए आया था. वो इंसिस्ट करता रहा कि साहब ऐसा है कि ये रिकॉर्डिंग है और ये आज ही का लास्ट डेट है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा और इतने लाख में लॉटरी चुनी गई है और फिर आपका रिकॉर्ड देखा गया है. ये बहुत डिलिबरेट सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा किया गया है. तो रविवार को रात में हमारे टेलीफोन पर आया कि इतने इतने रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है. सिन्हा साहब को समझ आ चुका था कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी. ये सीधे साइबर क्राइम सेंटर जा पहुंचे. साइबर क्राइम सेंटर ने इनकी शिकायत सुनी और इनके साथ धोखेबाजी करने वाले लोगों को पकड़ दिखाया. सिन्हा साहब उनके खाते से 1,48,000 रुपए डिडक्ट हो गए. जब उन्हें ट्रेस किया गया तो जो भी डिलीवरी हुई थी प्रोडक्ट्स की वो उत्तम नगर में हुई. उनके पास कॉलिंग नंबर था, उस नंबर को ट्रेस किया गया तो भी उसकी लोकेशन उत्तम नगर आ रही थी. इसमें 3-4 बंदे इंक्लूड थे जो कि पकड़े गए बाद में. सिन्हा अकेले ऐसे शख्स नहीं है जो साइबर क्राइम के शिकार हों. साइबर क्राइम में रोजाना इस तरह के केस आते हैं जिन्हें सुलझाने में साइबर क्राइम सेंटर की टीम जुट जाती है. टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है और साइबर अपराध बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं. साइबर अपराधों को रोकना, उनकी विवेचना करने के लिए विशेष प्रकार की दक्षता की आवश्यकता होती है और इन अपराधों की विवेचना उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं सारी पुलिस फोर्स के लिए एक चुनौती है और इस चुनौती की सामना करने के लिए सेंटर फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की गई है. साइबर सेंटर में आईटी एक्सपर्ट बैठे रहते हैं जो लगातार इस तरह के केस सॉल्व करने में जुटे हैं. यूपी का इकलौता साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर है जो सिर्फ नोएडा में है. देखते हैं कैसे काम करता है. सर, ये मोबाइल फोन सर्विलांस यहाँ क्या होता है? साइबर सेल को हमने 3 पार्ट में बांट रखा है. अच्छा. एक पार्ट हमारा ये है. अच्छा. इसमें मोबाइल का सर्विलांस हम लोग करते हैं. इसको जितने भी सस्पेक्टेड से नंबर मिलते हैं उसको CDR मंगा के हम उसका एनालिसिस करते हैं. यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड. ये सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन और फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन. ईमेल ट्रैकिंग का ये सेक्शन है हमारा. अच्छा. तो यहाँ क्या होता है? ये हमारे सोशल मीडिया का. इसमें किस तरह की शिकायतें आपके पास आती हैं और कैसे आप उन्हें पकड़ते हैं? सोशल मीडिया में दरअसल फेक फेसबुक अकाउंट या ट्विटर पे कोई फेक अकाउंट और गूगल प्लस है, जो जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर किसी की फोटो अपलोड कर देना, उनकी पिक्चर्स, न्यूड पिक्चर्स, इस तरह की कंप्लेंट्स आती रहती हैं यहाँ पर और उनको IP एड्रेस ट्रैक करके उनका एनालिसिस करते हैं. साइबर क्राइम सेंटर है और ये उत्तर प्रदेश में इकलौता है और ये कोशिश है कि साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जाए. इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं जिससे साइबर क्राइम को रोका जा सके. साइबर क्राइम सेंटर में क्राइम के खिलाफ सरकार की तैयारी देखकर आगे बढ़े तो सामने आसमान को छूती इमारतें दिखाई दी. सवाल आया, क्या इन इमारतों में रहने वाले लोग महफूज हैं? नोएडा में बहुत सी हाई राइज बिल्डिंग हैं
इन गगनचुंबी इमारतों में हादसों से बचने के लिए कुछ संसाधन जरूर होते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन कोई हादसा बताकर नहीं होता। उसके बाद कैसे इक्विप्ड है यहाँ की फायर ब्रिगेड अगर कोई आग की घटना होती है, इसके लिए हम एक रियलिटी चेक करते हैं और फायर स्टेशन पहले फोन मिलाते हैं और देखते हैं कि फायर ब्रिगेड आखिर आती कितनी देर में। 10:54 हुए फिलहाल और हम चेक करते हैं कि आखिर सर, मैं इस वक्त सेक्टर 137 में हूं नोएडा के, और एक जगह आग की खबर है फेलिक्स हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल है सर? फेलिक्स। सैनिक? हाँ सैनिक हॉस्पिटल? जी जी 137? जी जी। कितनी देर में भेज रहे हैं फायर ब्रिगेड आप? अभी बस निकाल रहा हूँ, तुरंत टर्न आउट कर रहा हूँ यहाँ से। इन हाईटेक इमारतों में हजारों लोग रहते हैं। कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें 20 फ्लोर तक हैं। ये जानना भी जरूरी है कि लोगों के बचाव के इंतजाम वाकई में पूरे हैं। किसी बड़े हादसे के लिए कितना तैयार है नोएडा? मैंने 10:55 पे फोन मिलाया था और इस वक्त 11:05 हो गए हैं और देखिए 10 मिनट में फायर ब्रिगेड यहां आ गई है। 10 मिनट का वक्त लगा फायर ब्रिगेड को यहां पहुंचने में और 10 मिनट में फायर ब्रिगेड यहां पहुंच गई है। सर दरअसल हम एक ये रियलिटी टेस्ट कर रहे थे। जी जी। और आप 10 मिनट के अंदर आ गए फोन करने के बाद। आपकी गाड़ी हमें ये हाईली इक्विप्ड लग रही है। हम चाहते हैं कि आप हमें इस पे एक मॉक करके दिखाएं। अच्छा, रियलिटी टेस्ट था? रियलिटी टेस्ट था, अगर आप मॉक करके दिखा सकें। हाँ, तो बिल्कुल अभी दिखाते हैं। हमें सूचना मिली थी कि इसमें आग लगी हुई। हम एक रियलिटी टेस्ट करना चाह रहे थे कि नोएडा में जो है ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कितने इक्विप्ड है हमारे फायर फाइटर्स और फायर स्टेशन। तो आप हमें मॉक करके दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। फायर फाइटर्स पूरी मुस्तैदी के साथ काम में जुट गए। हालांकि एक मॉक ड्रिल थी जिसके बारे में आसपास के लोगों को पता नहीं था। लोग जमा हो गए। सभी नोएडा की हाईटेक फायर सर्विस को गौर से देख रहे थे। ये आपका हाइड्रोलिक 15 फ्लोर तक जा सकता है? हाँ, जा सकता है। अभी और एक्सटेंड होगा ये, तो जैसे जैसे आवश्यकता है इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, नीचे से भी काम किया जा सकता है। 45 मीटर ऊंचे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ फायरमैन 10वीं फ्लोर तक थोड़ी ही देर में जा पहुंचे। वहां से एक शख्स को बचाया। इसके अलावा ये भी दिखाया कि कैसे ऊपर लगी आग को बुझाया जा सकता है। जो हमारी फायर सेफ्टी मेजर्स हैं, प्लस इनका जो मॉक ड्रिल्स में जो सपोर्ट था, जो टेक्निक्स थी, जो टाइम रिस्पांस टाइम था, जो कि मैन पावर की उसके पेशेंट को रेस्क्यू करने के लिए जो टेक्निक्स थी, जो सपोर्ट था, दैट वाज वेरी गुड, वंडरफुल। आने वाले वक्त में नोएडा में 40 से 50 फ्लोर की इमारतें होंगी, तो उसके लिए भी यूपी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। फ्यूचर में हमारे यहाँ जो है लगभग 300 मीटर ऊंची जो है बिल्डिंगें जो है का प्लान सैंक्शन हो रहा है। उनमें फायर फाइटिंग और रेस्क्यू वर्क के लिए जो है शासन के निर्देश पे हमारे हेडक्वार्टर द्वारा जो है एक कमेटी गठित की गई है कि कैसे हम उनमें फायर फाइटिंग और रेस्क्यू के लिए जो है हेलीकॉप्टर का उपयोग जो है कर सकते हैं। हाईटेक शहर में ऊंची इमारतों पर सरकार की रोशनी पड़ी हो, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि गरीबों की किस्मत में अंधेरा तो नहीं। बड़ी शहरों की चकाचौंध के बीच कई छोटी कहानियां भी हैं। उन्हीं में से एक है हरेंद्र की कहानी। हरेंद्र यहीं फुटपाथ पर वेइंग मशीन पर लोगों का वजन तौलता था और उससे होने वाली कमाई से अपनी पढ़ाई का और घर का खर्च चलाता था। हरेंद्र कहाँ है, आइए चलकर देखते हैं। कभी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अपनी किस्मत संभालने की कोशिश में हरेंद्र जुटा था। रोजाना सिटी सेंटर पर वजन तौलने वाली मशीन लेकर बैठा रहता था। कमाए हुए पैसों से स्कूल की फीस भरता और जो थोड़े बहुत बचते उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए अपने पापा को देता। तो क्या करते थे तुम? वेट मशीन से वजन तौलते थे लोगों का। कहाँ पे? नोएडा सिटी सेंटर में। क्यों, वहाँ क्यों काम करते थे? वो पहले तो स्कूल से प्रोजेक्ट मिला तो उसके लिए पैसे नहीं थे। हाँ।
तो फिर वैसे जाता था मैं। और फिर बाद में पापा आ गए थे, फिर उनकी भी वो तबीयत सही नहीं थी। सोशल साइट पर हरिंद्र का हाल दिखा तो सूबे के सीएम अखिलेश यादव ने हरिंद्र को लखनऊ बुलवाया और पढ़ाई का सारा खर्च माफ किया। साथ ही भविष्य के लिए 5 लाख रुपए भी दिए। अपनी खुशनसीबी और बेटी को मिली मदद पर हरिंद्र के पिता की आंखों में नमी आ जाती है। घर चलाने में भी दिक्कत है। हाँ जी। हाँ, जब आमदनी नहीं होगी तो खर्चा कहाँ से चलेगा। जो भी अपने पास स्टॉक है वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। सरकार की मदद के लिए क्या कहेंगे? हमारे सरकार ने मदद की है, खूब अच्छी है हमारे साथ। उम्मीद थी आपको? पहले तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जब तक पैसा हाथ में आ गया तो पूरी उम्मीद हो गई। अब हरिंद्र रोज स्कूल जाता है, खूब पढ़ता है। वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। सोशल मीडिया के जरिए सरकार ने जो मदद की वो अखबारों की सुर्खियां बनी और एक मिसाल भी। ऐसे बच्चों के जो हैं मदद करके गवर्नमेंट अच्छा ही काम कर रही है। मैं इन्हें अपना उस मदद का सदुपयोग करना आना चाहिए। उसके लिए हम इसे शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये पॉजिटिव सोच ही है। जहाँ भी उनके सामने ऐसी वो आई, व्हाट्सएप पे आया, फेसबुक पे कैसे पता लगा, उन्होंने हेल्प की। ऐसा आगे भी आता रहे, होता रहे तो बहुत अच्छी बात। बच्चों को प्रोत्साहन मिलता ही है। नजरिए और नियत में अगर जरा भी फर्क हो तो चीजें बिगड़ जाती हैं। लेकिन जिस राज्य की सरकार का नजरिया सकारात्मक हो और नियत में विकास हो तो समझिए हर तबके को एक साथ आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। फिलहाल नोएडा से यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।